हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंजीत सिंह आपका अपना चैनल इंस्टाग्राम का पे स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि यूपीपीएससी, बीपीएससी, पैट, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनी सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देना। तो ये सेशन हम आपका लेकर आए हैं, ठीक है। और ये सेशन आज से स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोग इसे प्यार दीजिएगा और सही अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स को इससे शेयर करिए, फ्रेंड को शेयर करिए, अपने दोस्त को शेयर करिए, अपने रिलेटिव को, सबको बता दीजिए। शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन रेगुलर वे पे चलेगा। एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, ये सेशन तो जो चल रहा है हमारा लूसेंट का सेशन होगा, ठीक है, लूसेंट। लेकिन इस लूसेंट के सेशन में भी आपको एक थ्योरी पोर्शन की होगी, ठीक है, थ्योरी का होगा। और एक जो होगा एमसीक्यू, एमसीक्यू जो कि ये भी लूसेंट का ही है, ठीक है। तो आप अगर इधर थ्योरी करेंगे डेली बेसिस पे और इधर आप इसका एमसीक्यू करेंगे, ये आपका जो है पूरा कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स को याद को बताइए, ठीक है। और ध्यान पूर्वक इसको समझिए, देखिए, ठीक है। और इस सेशन का पूरा भरपूर आनंद लीजिए, ठीक है। और इसको और जो कि आपके एग्जाम को चार चांद लगा देगा, इससे तय कीजिए। अब आगे मेरे को कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि लूसेंट किस हद तक जरूरी है, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं मैं इसीलिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी लेके आता हूँ, ठीक है। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे थ्योरी चलेगी, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा जो है इसका एमसीक्यू चलेगा, डेली बेसिस पे रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? हिस्ट्री, ठीक है। देखिए, कहाँ से होगा? हिस्ट्री से, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। अब इस हिस्ट्री को अगर बात करें हिस्ट्री की, ये हिस्ट्री जो है हमारी कितने पार्टों में डिवाइड की गई है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। ये 3 पार्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्या होता है? वो होता है प्रागैतिहासिक, ठीक, प्रागैतिहासिक का, ठीक। एंड सेकेंड क्या होता है? आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ठीक। तो थर्ड क्या होता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक। अब एक चीज ये समझिए कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी हो। कैसे? देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक में हमें पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक, ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य की बात करते हैं। इसी के आधार पे इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। लिखित साक्ष्य, ठीक। तो बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ये तो मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखित साक्ष्य जो है ये मिला ही नहीं,
ये प्रागैतिहासिक काल होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला और यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला, लेकिन क्या है, ये पढ़ा नहीं, ठीक है, पढ़ा नहीं, ठीक, पढ़ा नहीं गया। आप देखिए यहाँ पे अगर बात करते ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक में क्या है, पुरातात्विक भी मिला, लिखित साक्ष्य भी मिला, और ये पढ़ा भी गया, ठीक है, पढ़ा भी गया। तो ये हो गया हमारा डिवीजन, ठीक है। अब इस डिवीजन के बाद थोड़ा सा एक चीज और मैं समझा देना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपके जस्ट लूसेंट में चलता हूँ, ठीक है। देखिए अगला, अगला मैं आता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 या 4 पार्ट, 4 पार्ट में, ठीक है। प्राग तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट अगर बात करें तो ये है पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, ठीक, काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिएगा, यह प्रागैतिहासिक काल और इसे एक नाम और दिया जाता है, पाषाण, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सारे औजार हथियार कुछ भी होता था वो सब पत्थर के बने थे, ठीक है, पत्थर, तो पत्थर को ही पाषाण कहते हैं, ठीक है, क्या। अब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, एंड थर्ड नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण। वैसे हैं तो 3 ही, ठीक है, नवपाषाण। और अगला जो आता है वो ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, ठीक, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ताम्रपाषाण, ओके, ठीक है, ताम्र। एक और आता है लौह युग, तुम्हें एक और रख सकते हैं क्या, लौह युग, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक, लौह युग, लौह युग, ठीक। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग ध्यान से इसको समझ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डिवीजन समझ लिए ना, आपको पढ़ना आसान है। आगे देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है, 10,000 बीसी, ठीक, ये है पूरा पाषाण काल। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये हमारा 10,000 से कितना जाएगा, 8,000, ठीक है, 8,000 बीसी, सब बीसी में चल रहा है, ये बिफोर क्रिस्ट, बीसी बिफोर, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ठीक है। इस समझ रहे ना, बीसी एडी जैसा समझते हैं ना, बीसी ईसा मसीह के पहले, ठीक है, एडी यानी ईसा मसीह के जन्म के, ठीक, यहाँ पे बीसी है नहीं, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक। चलिए अगला, अगला जो आता है हमारा ये नवपाषाण काल, तो ये जो है हमारा 8,000 से 3,000, ठीक है, 8,000 से 3,000, ठीक है, ओके, ये भी बीसी। अगला जो आता है ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो वो और ये लौह युग, ठीक है, ये दोनों, ये हमारी जो है ये 3,000 बीसी की बात, ठीक है, के
बाद की। ठीक है, चल इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, चल अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल के फादर कौन है? मतलब कि जनक कौन है? ठीक है, तो फादर, ठीक, फादर, इसके अगर हम फादर की बात करें तो ये जो फादर है वो है अ, इसके हैं रॉबर्ट ब्रूस। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट ब्रूस हुड। ब्रूस हुड, ठीक। अगर हम इसके बाद इसके फादर की बात करें, मध्य पाषाण काल के फादर, फादर, ठीक, तो इसके कौन हो जाएंगे? सी एल क्लाइव। क्या बोलोगे? सी एल क्लाइव, सी एल क्लाइव, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें नवपाषाण काल के, इसके जो जान लूका। कौन है जान? फादर, एफ ए टी एच ई, फादर कौन है? जान लुबाक, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब एक एक फैक्ट और जान लीजिए, नोट डाल, क्या कि पुरातत्वविद यानी भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? ठीक है, लिख लीजिए भारतीय, थोड़ा सा इसको, ठीक, हाँ। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता, भारतीय पुरातत्व के पिता, तो ये अगर बात करें तो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बोलोगे? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंग, ठीक है, ठीक, अलेक्जेंडर कनिंग, ठीक है। अब इतना फैक्ट आप लोग याद कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पढ़ने के उद्देश्य से। किसके आधार पे? देखिए साक्ष्य के आधार पे, पुरातात्विक सच के, ठीक है, पुरातात्विक सच के। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक साक्ष्य की, ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक भी साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, और यहाँ पे इसको पढ़ा भी गया, ठीक है। अगला अगला आता है कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, ये चीज समझिए, ठीक है। इसको नोट लिखकर लिख लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, देखिए, ठीक है। पहला कि पूरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड की, तो वो हमारा है 25 लाख से 10,000 बीसी तक, ठीक। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, नवपाषाण काल 8,000 बीसी से 3,000 बीसी तक, और अगर ताम्रपाषाण नवपाषाण काल की बात करें तो वो 3,000 ईस्वी के बाद की घटनाएं, ठीक है, जहाँ पे महिलाओं की प्राप्ति हुई, लव का लव बनना शुरू हो गए, ठीक है, ताम्र का यूज होने लगा, ताम्र तांबे का, ठीक है। अब अगला आता है कि फादर कौन है पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में फादर की बात करें तो रॉबर्ट होता है। मध्य पाषाण काल के फादर की बात करें तो वो सी एल क्लाइव है। एंड
नवपाषाण काल की बात करें तो जान बात है। और एक फैक्ट मैंने आपको नोट में लिखाया, इसमें मैंने कहा कि अगर भारतीय पुरातत्व के पिता का पूछा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को दीजिएगा। ठीक, मैंने ये बोला। अगला एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि एक सेकंड, हाँ ये ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसके अंतर्गत जो सभ्यताएं इस टाइम पीरियड में जो सभ्यताएं उठी उगी उदित हुई, वो सभ्यताएं हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये कहाँ की है? ये आद्य ऐतिहासिक काल में हुई। ठीक है, एक और आता है इसमें वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। ये दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों सभ्यताएं जब उठी, ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लूसेंट के फर्स्ट पेज पे। चलिए देखिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, इसका मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो पे। ठीक है, और स्ट्रगल आपका चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम, उस पर जाकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ कुछ, ये ये है आपका लूसेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो स्टार्ट मैंने भूमिका बना दी। ठीक है, इतिहास को कितने पार्ट में पार्ट डिवाइड किया गया, फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या मैंने बता दिया। ठीक, चलो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इंडेक्सेस, थोड़ा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसकी विषय सूची जो है। कि फर्स्ट जो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो मैं यही प्रागैतिहासिक काल से ही स्टार्ट करूँगा, यानी प्राचीन प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम ये ये एंड ठीक है, तो प्राचीन भारतीय स्रोत। ठीक है, आज हम देखेंगे कितना कर पाते हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 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 से इसे दो तीन तीन लेक्चर या चार लेक्चर में प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर। ठीक है, फिर इसके बाद और तीन चार क्लास में ही इसके एमसीक्यू कर लेने हैं, हमारा पूरा ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके टॉपिक पे। चलिए, ये ये है आपका टॉपिक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं फर्स्ट क्या है कि भारत का इतिहास, इसकी बात हो रही। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये उत्तर में हिमालय। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मैप आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिया का मैप से तो आपको ज्यादा समझ है ना। ठीक है, यार देखो ज्यादा अच्छा ना बन पाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे बन नहीं पा रहा, थोड़ा इसमें अगर कॉपी भी बनाते ज्यादा बेटर बनता। चलिए, तो यहाँ पे जो बात करते हैं उत्तर में, ये यहाँ से हिमालय है, हिमालय, तो ये हिमालय है क्या? हिमालय, तो यहीं की बात कर रहा है, हिमालय से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक? उपमहाद्वीप, समुद्र तक। तो दक्षिण में यहाँ जो है, यहाँ क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, महासागर, तो यहाँ तक। ठीक है, तो इंडिया कुछ विस्तार की बात कही गई है, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर यानी समुद्र तक। ठीक है, फैला हुआ है। ये हमारा उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक।
एक सेकेंड। चलिए, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यार, ठीक, मैं इसको मिटा दें। ठीक, चलिए, मैं समझ गया ना आप। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या रखना है, उत्तर में हिमालय, ठीक है, दक्षिण में समुद्र, इसको क्या नाम से दिया गया, भारतवर्ष। ठीक, अगला इसमें कहा गया है कि महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, ठीक है, भारतों का देश यानी भारत ऋषि थे, सॉरी, भारत कबीला था एक, उन्हीं के नाम पे भारतों का देश था, ठीक है। तो आर्यों का एक कबीला हुआ करता था भारत, उन्हीं के नाम पर भारतों का देश इसे कहा गया भारतवर्ष, ठीक है। अगला अगला हम याद रखते हैं कि निवासी भारतीय, यहाँ पे इनके जो निवासी थे इनको क्या कहते हैं, भारतीय कहा गया, यानी अर्थात जो भारत की संतान, ठीक है, जो भारत की संतान थी, ठीक है। और प्राचीन कबीला हुआ करता था, दक्षिण उत्तर दक्षिण में रहने वाले लोगों का एक समूह था, जो एक कबीला था, जो उत्तर दक्षिण में रहने वाले लोग थे, उनका समूह था, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। नाम, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसका जो भारत मिला है उल्लेख, ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। हमारा एक ऋग्वेद एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि इसको भारतों का देश था, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। बाद में इसका जो हमारा इंडिया था, भारत था, इसको किस नाम से पुकारा जाने लगा, देश के नाम से, कि भारत यानी भारत भारत हो गया, ठीक है, भारत से भारत बन गया। यहीं से अगर बात करते हैं, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू यानी जामुन वृक्षों और द्वीप कहते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप भी कहा गया इसे, क्या कहेंगे, जम्बू द्वीप भी कहने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जामुन के वृक्ष थे, ठीक है, द्वीप। अगला हम बात करते हैं कि प्राचीन और ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, इसलिए सिंधु भी कहा गया, ठीक है। सिंधु नदी इसकी निकल भी रहती थी, इससे हो करके जाती थी सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु भी जोड़ने लगे, और जिससे वे सिंधु नाम कहकर हिंदू, सिंधु हिंदू, इसलिए हिंदुओं का देश भी कहा जाता है। हिंदू, सिंधु से हिंदू बन गए, ठीक है। कौन कहा, ईरानियों ने कहा। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि किसने हमारे देश को, इंडिया को, भारत को हिंदू कहा। तो किसने कहा, ईरानियों ने कहा, ठीक है। किस लिए कहा, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से बहती, ठीक है। तो सिंधु से हिंदू निकल, ठीक है। चल अगला देखते हैं। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल, ठीक है। जो पश्चिम का देश थे, ठीक है, हमारे पश्चिम वाले देश, यानी कि अगर ये इंडिया है तो पश्चिम वाले देश, अगर ये बात करें पूरब तो ये पश्चिम, यानी कि यहाँ यूरोप वाले देश जो है, यही नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इसी एक नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी यूनानी इसे इंदे, यूनानी जो थे इसे इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में देश को हिंदुस्तान कहा गया, मध्यकाल, इसको याद रखिएगा, मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा गया, तो क्या कहोगे, हिंदुस्तान, ठीक है। चल, फारसी शब्द हिंदू, ये जो हिंदू शब्द है ये फारसी शब्द है, ठीक है। यूनानी भाषा से के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है। यूनानी भाषा में इंदे 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 हिंदुस्तान को इंदे कहते हैं,
यूनानी भाषा में। तो जब इसे इंदे कहने लगे तो अंग्रेज जब आए तो इसे इंडिया कह दिया। ठीक है, अगला समझते हैं कि बिंद पर्वत, बिंद पर्वत पता है कहाँ है? चलिए मैं एक बार और फिर से मैप बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है इंडिया। अरे मान लीजिए इतना अच्छा नहीं होना है लेकिन ठीक है समझने के लिए। बिंद पर्वत यहाँ एमपी में। ठीक है, तो ये जो बिंद पर्वत है इसकी श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटती है। तो जो इंडिया है इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, ये नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया। ये जो बिंद पर्वत है ये भारत को दो भागों में बांटता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को दो भागों में नॉर्थ और साउथ में बांटती है, यानी कि उत्तर और दक्षिण में बांटती है। तो आप क्या कहोगे कि बिंद पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए दो भागों में बांटती है। इंडो यूरोपी भारत, इंडो यूरोपी परिवार की भाषाएं बोली बोले जाने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, ये कह रहा है कि इंडो यानी उत्तर में इंडो यूरोपी, उत्तर में अगर यहाँ की बात करें, उत्तर यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे जो थे यूरोपी परिवार, यूरोपी परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में यानी यहाँ पे द्रविड़ परिवार, मतलब यहाँ पे कौन था यूरोपी परिवार, यहाँ द्रविड़ परिवार, यहाँ की यूरोपी भाषा हो गई, यहाँ की भाषा हो गई। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि हिमालय उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी घाटी तक अपना राज्य फैला है। देखो आपको पता ही होगा कि यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है, ये असम वाले क्षेत्र से। ठीक है, और यहाँ से हमारी यहीं से तिब्बत से ही निकल करके यहाँ से सिंध निकलती है। ठीक है, तो जब यहाँ से सिंध निकलती है और यहाँ से ये निकलता है तो यही कह रहा है कि, और यहाँ पे क्या हमारे कन्याकुमारी है, यहाँ पे क्या है हमारे उत्तर में हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय कन्याकुमारी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से सिंध, यही इसकी बाउंड्री लाइन कि ये उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी से ये घिरा, इसके बीच का क्षेत्र। ठीक, ये बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि देखकर सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्तिन कहलाते हैं। चक्रवर्तिन फैलाए हुए थे राज्य, उन्हें चक्रवर्तिन कहा गया। इस प्रकार राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ठीक है, और तीसरी सदी में ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य का सुदूर दक्षिणांचल छोड़कर सारे देश में फैलाया, सारे देश में फैला दिया दक्षिणांचल को छोड़। ठीक है, चौथी सदी जब आई तो उस टाइम पे समुद्रगुप्त की विजय पताका जो है वो गंगा नदी घाटी, ठीक है, और से तमिल देश के छोर तक पहुंची, तमिल देश के क्षेत्र मतलब क्या, ठीक, गंगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किसके काल में, समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है, अगला हम समझते हैं थोड़ा सा, ये नोट जो लिखा हुआ है कि जनसंख्या का निर्माण, भारत की जो जनसंख्या थी उसका निर्माण जिन प्रमुख नस्लों या लोगों के मिश्रण से हुआ, इस प्रकार है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कैसे, फर्स्ट क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया एंड पैलियो मेडिटेरियन, ठीक है, काकेसायड, फिर निग्रोयड, फिर मंगोलैंड। ठीक है, हमारे देश में आने वाले नस्लों का जो क्रम, ठीक है, कौन, हमारे देश की जनसंख्या में नस्लें जो जाति आई वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, पैलियो मेडिटेरियन, ठीक है, काकेसायड एंड निग्रोयड एंड मंगोलैंड।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तो उसका डिवीजन हो गया पढ़ने के लिए, और मैंने इसको भी प्राचीन भारत को भी 3 भागों में डिवाइड करके बताया। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस प्राचीन भारत की, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, चलो अगला देख लो कि 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है किसे जाता है। तो जर्मन इतिहासकार कौन है? क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ सेलारियस। क्रिस्टोफ सेलारियस, क्या याद रखोगे? क्रिस्टोफ सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलो अगला हम देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारा प्राचीन भारत का इतिहास शुरू। अभी तक हिस्ट्री की भूमिका थी, कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में स्रोत की बात करते हैं तो इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है 4 स्रोत हैं, जिसमें से धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत है। क्या क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। देखो, मैं जहां से क्वेश्चन बनने वाले, जहां से बनते हैं, मैं उस चीज को बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, उस चीज को आप लोग याद रखिएगा और वही इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेन वही है। ठीक, चलिए अगला, धर्म ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इस ग्रंथ की बात करें तो इसमें वेद आ जाता है। ठीक है, वेद के संकलन करता जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि वेद के संकलन करता यानी रचयिता वेद व्यास है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वेद वसुधैव कुटुंबकम के उपदेश देता है। वेद क्या कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब पूरी जनता, पूरी पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड जो है हमारा वसुधैव कुटुंब, मतलब सब लोग भाई बहन के परिवार के, मतलब अपने अपने परिवार के, मतलब एक परिवार के हैं, ये बात कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये कौन कहता है? ये वेद कहता है। ठीक है, अब अगला है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। जो भारतीय परंपरा है वेद को नित्य, नित्य मतलब रोज जानने के लिए, और अपौरुषेय मतलब जिसे जिसे पुरुषों को द्वारा पढ़ा, अपौरुषेय जिसे हराया नहीं जा सके। ठीक है, ठीक है, अपौरुषेय मानती है। ठीक है, चलिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पता है आपको 4 वेद, इन 4 वेदों को सप्ताह कहा जाता है। क्या कहते हैं? सप्ताह। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए याद रखिए वो सब चीजें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली है क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले आ भी चुके हैं। ठीक है, चलो अगला है कि ऋग्वेद की हम बात करेंगे तो ये ऋग्वेद जो है ऋचाओं का ज्ञानबद्ध, ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद का, मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान। ऋचा, ऋचा मतलब समझ रहे हो? रचना, रचना की बात हो रही है। जो रचनाएं इसमें लिखी गई है, जो चीज लिखा गया है ऋग्वेद में, उनके जो संग्रह है उसे वेद का ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें देखो 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सीधा सीधा पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462, 10,462। ठीक है, याद रखिएगा। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो है उनको क्या कहा गया? पौत्र। जो इसको पढ़ते हैं उसको क्या कहा गया? पौत्र। पढ़ने वाले ऋषि को पौत्र कहा गया, याद रखिएगा। वेद आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। अब एक चीज और देखिए लीजिएगा कि विश्वामित्र द्वारा
रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य का वर्णन, ठीक है, सूर्य देवता को वर्णन किया गया है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, सूर्य देवता जो सावित्री है उनको समर्पित, ठीक है, गायत्री प्रसिद्ध गायत्री, ठीक है, गायत्री मंत्र जो सूर्य के लिए, सावित्री के लिए है, सूर्य देवता सावित्री के लिए है, वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता की बात कही गई है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, ठीक है, गायत्री, और 9वें मंडल में देवता सोम, सोम जो देवता, सोम देवता, सोम मतलब अमृत, अमृत के देवता जो है उनको समर्पित है। चलो अगला देखते हैं। अगला है इसमें कि 8वें मंडल की हम बात करते हैं तो यह हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। जो 8वें मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हाथों से लिखी गई है जो ऋचाएं, उनको खिल कहा गया है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है 10वां है। और नदीस्तु, नदीस्तु सूक्त नदियों की प्रशंसा करता है, नदीस्तुति सूक्त, ये क्या है, नदियों की प्रशंसा, ठीक है। पुरुष सूक्ति यानी वैदिक समाज शास्त्र की बात है, ठीक है। नास्दी, नास्दी, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको उतार देता हूँ, ठीक है। नासदी, नासदी सूक्त मतलब ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न, तो ब्रह्मांड के सृजन कैसे हुआ है वो नासदी सूक्त में है, ठीक है। और सूर्य सूक्त क्या कहता है, विवाह श्लोक, विवाह श्लोक की बात करता है इसमें, ठीक है। चतुर्वर्ण समाज, चतुर्वर्ण समाज, जो 4 वर्ण समाज है वो भी ऋग्वेद से ही निकल के आया है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चतुर्वर्ण, चतुष्वर्ण समाज जिसमें जो 4 वर्ण हैं वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से जो निकला उसे मुख जो है उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्मा के जो भुजाओं को जो है क्षत्रिय कहा गया। ब्रह्मा के जंघों से शूद्र निकले, ठीक है। और चरणों यानी पैर से शूद्र है, ठीक है। वैश्य जंघों से और शूद्र चरणों से यानी पैर से, ठीक है। चलिए आगे देखो कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों में स्थितियां, ठीक है, जातियों की स्थितियों में व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेष कर्म में स्पष्ट भेद। तो मतलब इसमें ये कहा गया, धर्म सूत्र जो है इसमें कहा गया कि जो 4 जातियां बांटी गई है वो उनकी स्थितियों, व्यवसाय और दायित्व और कर्तव्य क्या है बांटी गई, ठीक है। चलिए ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, अघन्य यानी जिसका वध नहीं किया जाता, अघन्य शब्द से संबंधित गाय है। अघन्य, अघन्य जो है ऋग्वेद में गाय को संबोधित करता है जिसका वध नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, ठीक है। ईसा पूर्व और ईसवी देखो यहाँ पे क्लियर कर लो, ईसा पूर्व ईसवी मैंने बता दिया था पहले ही। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर की बात करते हैं। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले
के समय को बीसी कहते हैं, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, ठीक है, बीसी। एंड ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी हो दिशा में होती है, वो आपको पता भी है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा में हुआ और मृत्यु जो है 483 में हुई। देखो उल्टा हुआ कि नहीं, है ना, ये बात है, ठीक है। ईसा यानी ईसाई मसीह, ईसा मसीह के जन्म 363 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के 363 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है, उसके पहले इनका जन्म हो गया महात्मा बुद्ध का। और मृत्यु जो हुई वो 483 वर्ष पूर्व हुई ईसा मसीह के जन्म, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं ईस्वी, जन्म स्थिति प्रारंभ हुआ, ईस्वी की बात करते हैं। ईस्वी में इसमें कहा गया है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, तो ये लैटिन भाषा में एडी भी कहा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, ठीक है, तो ये कहा गया एडी, ठीक है। अब बाकी इसमें आपको पढ़ने लायक यहाँ देखिए, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से कालीन फैक्ट है। चलिए आगे देखिए कि वामन अवतार को 3 पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद। वामन अवतार जो विष्णु का हुआ था उसमें 3 पग में उन्होंने पूरी सृष्टि को बना दिया, ठीक है, ये उसी की बात कर रहे हैं। वामन अवतार यानी भगवान श्री हरि यानी विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप का प्रकट हुए मानव रूप में, और कश्यप ऋषि और माता वामन अवतार उद्देश्य से, माता जो है अदिति और बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे, ठीक है। और इन्होंने भगवान पुराण में स्वर्ग लोक अनुसार भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक का अधिकार दिलाना, इंद्र को स्वर्ग लोक का अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान जो होते हैं दक्षिण भारत में उपेंद्र कहा जाता है, ठीक है। चलो अब अगला देखिए फटाफट, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं, ठीक है, ऋग्वेद। अगला बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्या कहेंगे कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला देखो कि यूनेस्को के पुणे के भंडारण और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ये थोड़ा सा अभी न्यू, ठीक है। तो 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया है ऋग्वेद की, ठीक है। चलो अगला याद रखो, अगला देख लो ऋग्वेद की, ये ऋग्वेद खत्म हो गया हमारा, ये यजुर्वेद आ गया। यजुर्वेद के जो पाठ करता है उनको मंत्र जो पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्धार्यु, अर्धार्यु, अध्यार्यु, अध्यार्यु, ठीक है, क्या हो गया अध्यार्यु। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता है यजुर्वेद में। और ये होता क्या यजुर्वेद में, यजुर्वेद में मंत्र बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद है। बल मंत्र इनके अनुपालन के नियमों का जो संकलन है वो वेद है। यज्ञों के नियमों विधि और विधानों का संकलन मिलता है। बलि विधि का भी वर्णन है। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य, ये याद रखिए क्या कहेंगे,
कि ऋग्वेद सॉरी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, लिखा गया है। उसके बाद अगला देखो कि सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कि गान, गायन, ठीक है। तो गान और गायन, सारे गामा पादा नी सा, तो ये सब जो चीजें आती हैं सामवेद से निकल के आए, ठीक है। कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गान, ठीक है, मंत्र, और इसके जो पाठ करता है वो उद्धृत 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 कहा जाता है, उद्धृत, ठीक है। और संकलन करता ऋग्वेद पर आधारित 1810 सूक्त प्राय ऋग्वेद से लिए गए। ये इसमें जो सूक्त है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं, ऐतिहासिक घटना नहीं है कोई, याद रखिए। यजुर्वेद और सामवेद। अगला है अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद हमारा ऋषि अथर्वा के द्वारा लिखा गया। अथर्वा ऋषि ने इस वेद की रचना की है, अथर्ववेद। इसमें 20 कांड, 36 प्रपाठक और 731 सूक्त, लगभग 5987 मंत्र हैं, याद रखें। ब्रह्मवेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नामक ऋषि ने इसे दृष्टि मंत्रों से संकलित किया था। यज्ञ कर्म और ब्रह्मत्व प्रतिपादन, ठीक है, ये है इसका, ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं तो ऋग्वेद जैसे नामों से जाना जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, ये सब। एक चीज देखो, अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। धर्म, काम, मोक्ष, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहाँ पे वर्णित है, तो अथर्ववेद, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद 12 कांडों में और पृथ्वी सूक्त राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना मिलती है। इसमें हाँ एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इसके जो पाठकर्ता, पाठकर्ता, इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा होते हैं। इसमें मानव जाति के सभी पक्षग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति का और व्यापार, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, ठीक है, यानी खोज, और रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रांगण गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों और औषधियों, साप, वशीकरण और प्रायश्चित, भूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है इसमें, ठीक है। मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है अथर्ववेद के, ठीक है। अथर्ववेद परीक्षित पूर्वों के राजा कहा गया है, ठीक है, और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। और इसी में एक चीज और कहा गया है कि कुरु देश के राजा कुरु को, यानी परीक्षित, राजा कुरु परीक्षित को 10 राज्य युद्ध भी किया था, ठीक है, रावी नदी के तट। याद रखिएगा कि सभा और समिति, प्रजापति 2 पुत्रियां थी। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वैदिक अध्ययन और व्याख्या से
जुड़े सभी दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा और ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। और ऋग्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा जाता है। तो यजुर्वेद जो है से कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। और मध्यांदिन मध्यांदिन कणव शुक्ल यजुर्वेद और बाद स्नेही संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक और कणिपटल मैत्रेयी और तैंत्री। कौथुम राणायणी जैमिनी तलवायकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम ये हैं कि पेप्पलाद, तैद, मौन, सैनक, जाजाल, जलद, ब्रह्मवद एंड देवर्ष चरण। इन शाखाओं के सैनक संहिता पूर्ण रूप में उपलब्ध है। ठीक है। पेप्पलाद संहिता सभी अपूर्ण उपलब्ध है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की भी संहिता उपलब्ध है। ये याद रखिए नोट को। इस सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। ठीक है। चलो अगला देख लो, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। संहिता के बाद संहिता मतलब समझ रहे हैं, 4 वेद की बात कर रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक सामवेद। ठीक है। इनको सब पता करना तो पता है, याद होगा। इसके बाद क्या आता है, ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आते हैं। ठीक है। वैदिक कालीन समाज जो है संस्कृति विषय में जानकारी मिलती है। समाज संस्कृति और विषय में जानकारी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। व्याख्या करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। देखिए समझ लीजिएगा कि प्रत्येक संहिता इसके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। जो सारणी में दिए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, इसको ये ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौसुतकी क्या बोलोगे, कौसुतकी, थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है, कौपितकी लिखा हुआ, कौसुतकी बढ़िया। ठीक है। ऐतरेय और कौसुतकी। यजुर्वेद की बात करें, तैंत्री और सप्तम ब्राह्मण डायरेक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। यजुर्वेद, तैंत्री और सप्तम ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश और अथर्ववेद का गोपक ब्राह्मण। ठीक है। अगला, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का मिलता है। ठीक है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ऐतरेय में राज्याभिषेक और नियमों के कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है। अगला देख लीजिएगा कि सपत, गांधार और कैकप एंड कुरु एंड पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। सपत में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण
का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, आरण्यक में। तो उपनिषद की अगर बात करें तो हमारे उपनिषद 108 उपनिषद संख्या में, और 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार और शरीर, ब्राह्मण और आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो थी वो थी मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें जुआ और शराब के बदले में स्त्री को भी हार जाते थे पुरुष। ठीक है, स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मैत्रेयी स्त्री को तीसरा दोष शराब में, जुआ में उड़ा देते थे। स्त्रियों की इतनी दयनीय स्थिति थी, समझिए। आज के टाइम पे जो स्थिति संभली है, सुधरी है, वो आए दिन संभलती जाती। पहले की स्थिति कितनी खराब थी, सोचिए। जुआ खेले, जुआ में अपनी स्त्री को भी हारे, शराब पिए, शराब में अपनी स्त्री को दे दिया, ये ले जाओ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मेरी ये पुरुष है, मेरी स्त्री है, इसको ले जाओ, रख दो, मैं पैसे दूंगा, दे जाऊंगा। जी बताओ। ठीक, चलो। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जवालोपनिषद चारों आश्रम का उल्लेख करता है। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है ब्रह्मस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मस्थ वानप्रस्थ, बोलो, ब्रह्मस्थ वानप्रस्थ गृहस्थ और चलो अभी आया बताऊंगा। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक क्या है, मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। नारद जो है, नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी देता है, और यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्यायिक संबंधी ग्रंथ है। 18 प्रकरण और 1028 श्लोक। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण और व्यापार, संपत्ति और उत्तराधिकार विवाद, अपराध और दंड आदि संबंधित नियमों और निपटारे प्रक्रिया का प्रयोग। अगला देख लो, इसमें वेदांग की बात कही गई है। वेदांग भली भांति समझने के लिए, वेद को समझने के लिए भली भांति वेदांग की रचना की गई। वेदांग हमारे 6 हैं, जिसमें से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। याद रख लो ना, इससे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हमारे सीधा 4 ऑप्शन दे जाएंगे कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक वेदांग नहीं है। डायरेक्ट तो क्या कहोगे, याद रख लेंगे हम, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो कोई एक ऐसा दे देगा जिसमें नहीं होगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि आसानी से याद किया जा सके। संक्षिप्त रूप से ज्ञान को संरक्षित करना, आसानी से याद किया जा सके चीजें। ठीक है, कल्प सूत्र वेदांगों का कल्प नामक एक अंग संबंधित ग्रंथ है। 4 प्रकार के होते हैं ये, जिसमें से श्रौत सूत्र, ग्राह सूत्र,
एंड धर्म सूत्र और शून्य सूत्र। ठीक है, प्रमुख सूत्रकार जो है इसके गौतम, धर्म सूत्र के कौन है सूत्रकार, गौतम है। वैधायन सूत्र के वैधायन कौन है, धर्म सूत्र के सूत्रकार है। अपत अपत्सत्य अपत्सत्य धर्म सूत्र के, वशिष्ठ धर्म सूत्र के, सांख्यायन ग्रह सूत्र के एंड अश्वलायन जो है ग्रह सूत्र के, जैमिनी मीमांसा सूत्र के, पाणिनि जो है व्याकरण सूत्र और अष्टाध्यायी के। ठीक है, ये इसके सूत्र। ठीक है, और सूत्रों में गौतम सूत्र, गौतम धर्म सूत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन है, धर्म सूत्र। पुराण आ जाते हैं, पुराण की अगर बात करें तो ये पुराण हमारा भारतीय इतिहास की कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। भारतीय इतिहास की कथा जो है उसका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो देता है वो हमारा पुराण है। ठीक है, और इसके रचयिता जो है लोमर्स, लोमर्स ऋषि, अथवा इसके पुत्र, इनके पुत्र भी थे। ठीक है, कौन, उग्र श्रवा माने जाते हैं। और इसकी संख्या 18 है। इसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, पुराण, ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं को वंशावली पाया गया। राजा जो है वंशावली होती है। मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में, भागवत पुराण में। कितने पुराण हो गए हमारे, 5 पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म। ठीक, अब एक ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और बनते भी हैं कि विष्णु पुराण की जानकारी, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी। तो वायु पुराण गुप्त वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश और विष्णु पुराण मौर्य वंश। तो फिर से याद रखेंगे, एक चीज थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मौर्य वंश की जो स्थापना हुई, मौर्य वंश जब स्थापित हुआ तो वो किसको, नंद वंश को समाप्त करके कौटिल्य जो थे, कौटिल्य का नाम एक विष्णुगुप्त भी था। तो उन्हीं के नाम पे विष्णु के नाम पे विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। मत्स्य, मत्स्य मछली, मछली जो होती है वो आंख होती है उसकी। ठीक है, तो आंख, मछली की आंख पर धनुष हमारा तीर, अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर मारा ना, तो बस वैसे याद रख लीजिए कि ठीक। तस्य वायु पुराण, वायु हवा जैसी है। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के स्थापित किए गए, इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो वैसे ही वायु जो है हवा में उड़ती है, मतलब सोना जो है हवा में उड़ता है, तो वायु पुराण। चलो याद हो जाएगा आई थिंक कैसे। चलो अगला हम देखेंगे, अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए, सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां और शूद्रों जिन्होंने वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी, शूद्र और स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने दिया। पुराण पुराण सुन सकते थे, पुराण खाली सुन सकते थे। पता कितनी दयनीय स्थिति थी उन्होंने, शूद्र को शूद्र बना के रख दिया, स्त्री को खाली स्त्री रहने दिया, उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। शूद्र, इसीलिए आज के टाइम पे शूद्र बेचारा शूद्र ही रह गया और सवर्ण जो थे सवर्ण बनते चले। ये सारे जो तरीके हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा लाए गए और ब्राह्मणों के द्वारा शूद्र को छोड़ दिए गए। वैसे ही इसीलिए शूद्र आज भी पिछड़ा हुआ है, आज भी उसे आरक्षण की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया, पुराण जो होते थे उसका पाठ मंदिर में पुजारी करते थे
और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्वपूर्ण है और राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें राजतंत्र अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। यहाँ से देख लो कि बौद्ध और जैन एवं अन्य साहित्य क्या कहते हैं, बौद्ध जैन के अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी लिखी गई है, जातक कथा है, ठीक है। उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म कैसे हुआ उनका, उनके बारे में लिखा गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथावतथु है, जो कि पाली भाषा में है। संस्कृत में कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक ग्रंथों, अनेक कथाओं के साथ वर्णित किया गया है। स्थविर मोगलीपुत्तिस्त, इसकी रचना जो है स्थविर है। मोगलीपुत्तिस्त ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। अगला देख लेते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र में मिलता है। प्रारंभिक इतिहास जैन साहित्य का कल्प सूत्र में मिलता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसके रचयिता जो है भद्रबाहु माने जाते हैं। कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु। सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें भद्रबाहु रहेंगे, आपको क्या मार्क किया है, ठीक है। चलो, तीर्थंकर, इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन भी किया गया, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का, ठीक है। और अगला अगर हम बात करते हैं कि पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी और इसका पाठ आप व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और महावीर जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण करता है। स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन जैन में भगवती सूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में ईसा की 6ठी शताब्दी, ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में अंतिम रूप से संकलित किया गया। अथर अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, या 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों को में विभाजित किया है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ में किया गया। तो जो सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का जो वर्णन है कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी लिखा है। इसमें राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग और तरंगों की संज्ञा दी गई है। प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है, मतलब कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में
कल्हड़ की राजतरंगिणी से सीधा है, ठीक है। अरबी अरबों को की सिंध विजय यात्रा वृत्तांत जो है चचनामा। अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा मिलता है, या फिर इसे फतेहनामा भी मूल रूप से कहा जाता है। अरबी भाषा में लिखा गया है, फारसी अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा ने किया था। काल में अली अबू बिन अबू बकर बकूर कोफी ने किया, बकूर कोफी। अच्छा, नसरुद्दीन कुबाचा के काल में अली बिन अबू बकर ने किया था, ठीक है। इसका फारसी में अनुवाद चचनामा। इसके बाद मिर्जा काली चवेर 1900 चचनामा को अंग्रेजों के संबंधित सिंधु में अनुवाद किया, सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी पाणिनि लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। मौर्य काल के सबसे पहले इतिहास में मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कन्यान की शार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है, महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब एक थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि विदेशी यात्री जो थे उनसे मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या क्या। ठीक, यूनानी एंड रोमन लेखक टेसियस जो था वो ईरान का था, राजवैद था। इसका संबंध और विवरण जो है आश्चर्यजनक और कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस जो था वो इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका, ठीक है, 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के भारत, फारस और ईरान से संबंध में वर्णन, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित, मतलब ये भी सही नहीं है। हेरोडोटस के इतिहास की पुस्तक इतिहास का पिता और हिस्टोरिका सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निर्याकस और निर्याकस, अनेसीक्रेटस और अरिस्टोबुलस ये 3 लेखक थे आए हैं जो कि अधिक प्रमाणित करते हैं विशेष। अब एक यहाँ पे देखिएगा मेगास्थनीज, देखो फटाफट, ये विदेशी यात्री है। मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी पुस्तक जो है वो इंडिका है, और मौर्य युग कालीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है इन्होंने। डायमेकस सीरिया नरेश एंथियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया और मौर्यकालीन मौर्य युग से संबंधित विवरण दिया। डायोनेसियस ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया। डायोनेसियस टालमी की बात करें तो यह 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी जो थे
प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण दिया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्री एरिथ्रेयन सी की पुस्तक लेखक के बारे में जानकारी नहीं। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं चीनी यात्री। अभी तक मैंने क्या देखा था हम लोगों कि ये यूनानी और रोमन यात्री के साथ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, चीन यात्री। ये चीन से फाहियान जो था ये चीन से आया। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया, फाहियान आया, ठीक है। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक रहकर, ये 14 वर्षों तक भारत में रहा और 518 में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये क्या है, संयुगन, ठीक है। इंसान की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आया और चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। चीन से भारत में 15 वर्षों तक डट कर रहा है। इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयूकी, इसके भ्रमण का यात्रा वृत्तांत सीयूकी लिखा गया। इसका है हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग जो है, ये इत्सिंग अंत में भारत आया और 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था ये, ठीक है। और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब अरबी यात्री बचते हैं, ठीक है। अरबी हम लोग पढ़ लेते हैं। अरबी यात्री में अलबरूनी है। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और अलबरूनी आने वाला था, ठीक है। अलबरूनी फारिद का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी कहा जाता है, भारत की खोज में आज के इतिहासकारों में महत्वपूर्ण स्रोत का विवरण होता है, विस्तृत है। और यहाँ पे रीति रिवाज, जीवन शैलियां, ये सब जानकारी अच्छी मिलती है किताबुल हिंद अलबरूनी की। इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया है या उसका यात्रा वृत्तांत रहला, अरबी भाषा में रहला लिखा, इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है। अरबी यात्री था, ठीक है। और ये सामाजिक और सांस्कृतिक, महाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विषय में बहुत प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी देती है। अन्य लेखकों की अगर बात करें तो तारानाथ है जो तिब्बती लेखक थे और कन्यूर और तन्यूर नामक ग्रंथ लिखी है इन्होंने, तन्यूर तारकनाथ ने। और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो था 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश के यात्रा पर आया, पांड देश की यात्रा पर आया और इसका विवरण पांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। इतिहास के अध्ययन, मार्को पोलो पांड इतिहास के बारे में।
तो आज के लिए हमें यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगला जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है आपको, ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप इसके, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, स्ट्रगल आप लोग के चैनल पर, वहाँ पे जा करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, ठीक है।